जैसे मान लिया जाए कि हम सब ग्राहक हैं, हम सब लोग, तो क्या हम सब का किसी भी वस्तु को लेकर के व्यवहार एक है? सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कि हम लोग जैसे जैसे वस्तु को उपयोग करते हैं, पहला जो घूंट दिया गया पानी का तो आपको लगा यार अमृत, और पांचवा गिलास दिया गया तो आपके लिए जहर। कहां तक क्या लिखे थे हम लोग? अर्थव्यवस्था का कल हेडिंग समष्टि और व्यष्टि हो गया था। हाँ, कल एक उसमें इसमें से कोई एक विद्यार्थी पूछे थे कि कुछ जगहों पे जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके जो जनक है वो अल्फ्रेड मार्शल दिया हुआ है। देखिए, एक इसको थोड़ा समझ लीजिए, कंसेप्ट को, खत्म हो जाएगा डाउट। 19वीं शताब्दी में, मतलब 1800 ईस्वी में, 1890 में अल्फ्रेड मार्शल का एक बुक आता है जिसका नाम है अर्थशास्त्र का सिद्धांत। एक इसने बुक दिया था, इसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र का सिद्धांत। हाँ, अर्थशास्त्र के सिद्धांत बुक में मार्शल ने कुछ अवधारणाएं दी, कुछ कंसेप्ट दिया। जैसे इसने मांग और आपूर्ति का कंसेप्ट दिया, साउंड थोड़ा कम करिए, मांग और आपूर्ति का कंसेप्ट दिया, और भी कम। दूसरा, इसने उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार का कंसेप्ट दिया। इसने सीमांत उपयोगिता का कंसेप्ट दिया, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा दी, और ये सभी जो अवधारणाएं हैं ये छोटे स्तर पर होता है। कैसा होता है? छोटे स्तर पर होता है। एक एक करके बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम सब ग्राहक हैं, हम सब लोग, तो क्या हम सब का किसी भी वस्तु को लेकर के व्यवहार एक है? हम सब कपड़ा पहन रहे हैं, क्या सभी लोगों के कपड़ा का टेस्ट एक ही है क्या, या अलग अलग है? अलग अलग है। तो क्या इस कपड़ा पहनने के व्यवहार का अध्ययन क्या पूरे क्लासरूम पर एक साथ किया जाए या अलग अलग सबका किया जाए? अलग अलग। पूरे क्लासरूम पर किया जाए तो कभी भी वो सही अध्ययन होना संभव नहीं है। हो सकता है भाई इसमें किसी को टी शर्ट पसंद होगा, किसी को शर्ट पसंद होगा, कोई कुर्ती पहनना चाह रही है, कोई भाई टी शर्ट पहनना चाह रही है, सबका व्यवहार क्या है? अलग अलग है। टी शर्ट में भी होगा कि यार कोई कॉटन पहनना चाहेगा, कोई यार कॉटन पॉलिस्टर मिक्स पहनना चाहेगा, सबका अलग अलग टेस्ट है। जींस भी कोई पहनता है तो भाई कोई रेगुलर फिट पहनता है, कोई नैरो पहनता है, सबका टेस्ट क्या है? अलग अलग। अर्थात ये जो उपभोक्ता व्यवहार है जिसको हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं, ये बड़े स्तर पर अध्ययन करना संभव नहीं है। जैसे सीमांत उपयोगिता, ये आगे आपको थोड़ा बहुत पढ़ना भी है, ये एनसीईआरटी का ही पोर्शन है। सीमांत मत को हम लोग इंग्लिश में मार्जिनल कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्जिनल। यूटिलिटी, यूटिलिटी को हिंदी में उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कि हम लोग जैसे जैसे वस्तु को उपयोग करते हैं हमारे लिए उसकी उपयोगिता घटती है। जैसे एक एग्जांपल है, आप धूप से आए 1 किलोमीटर चल के क्लास करने, आपको बहुत प्यास लगी हुई है, तो आप सबसे पहले आपका डिमांड क्या होगा? पानी। यह डिमांड रहेगा कि 5 लीटर नहीं, डिमांड है पानी मिल जाए। आप फील करेंगे कि पानी का जब आप पहला घूंट लेंगे तो लगेगा कि यार बहुत आराम मिला, दूसरा घूंट लेंगे लगेगा पहले से थोड़ा सा कम आराम मिला,
और एक गिलास पीने के बाद लगा कि नहीं अब पानी पीने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आपको पिलाया गया तो एक समय के बाद उल्टी करना शुरू कर देंगे। यह क्या दिखाता है कि पहला जो घूंट दिया गया पानी का तो आपको लगा यार अमृत, और पांचवा गिलास दिया गया तो आपके लिए जहर। यह दिखाता है कि हम जैसे जैसे वस्तु को उपयोग करते हैं उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या होता है, कम होता है। आपके पास अगर एक जींस और एक शर्ट है तो आप प्रयास करेंगे 4 दिन पहने, सैटरडे तक पहने, संडे को धो करके साफ कर दे, उपयोगिता अधिक है। 5 जींस और 10 शर्ट हो गया, पता चले कुछ ऐसा शर्ट है जो बैग में गंदा फेंका हुआ है, 6 महीने बाद साफ हो रहा है। अर्थात जैसे वस्तु की संख्या बढ़ी उपयोगिता उसका क्या हो गया, कम हो गया। तो यह व्यक्तिगत होगा या सबके लिए एक होगा, व्यक्तिगत होगा। यह क्या होगा, व्यक्तिगत होगा, सबके लिए एक हो नहीं सकता। तो यह जो सीमांत उपयोगिता की कंसेप्ट है यह भी अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। इसीलिए 19वीं शताब्दी के अंत में कहा गया कि नहीं, एडम स्मिथ को कहा जाए कि वो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं। वो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं। उनको बस बाजार की बात करने दीजिए। छोटे स्तर पर अध्ययन के लिए फादर किसको माना गया, अल्फ्रेड मार्शल को कहा गया कि नहीं। 19वीं शताब्दी में आके कहा गया कि अल्फ्रेड मार्शल इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और ये जो फादर बने हैं इसकी कंसेप्ट, ये जो फादर बनने की प्रक्रिया का कंसेप्ट है इन्होंने अपने किस पुस्तक में दिया है, अर्थशास्त्र का सिद्धांत में, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो अंत में चल करके इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में यह बताया कि कैसे व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। और वही आपने कल पढ़ा था कि 1936 में जो किन्स का बुक आया, क्या नाम था बुक का, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत अध्ययन करते रह जाओगे कुछ ना होगा। आप व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति है इसको शर्ट अच्छा लगता है, लेकिन ये भी तो देखिए कि उसकी औकात कितने शर्ट खरीदने की है, ये भी देखना पड़ेगा ना। और वैसे शर्ट पहनने वाले पूरे भारत में कितने हैं, क्योंकि आप एक एक व्यक्ति के लिए तो आप खरीद बना सकते नहीं है। पता चले आप बनाए व्यक्ति ये मर गया तो उसके लिए जो बनाया गया तो व्यर्थ हो गया ना। तो जेम किन्स का देखिए, छोटे स्तर पर अध्ययन अगर करते रहेंगे तो कभी भी आप कुल मांग और कुल आपूर्ति की गणना कर नहीं सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं, हम अब अध्ययन की प्रक्रिया बड़े स्तर पर करेंगे। किस स्तर पर करेंगे, बड़े स्तर पर करेंगे। और बड़े स्तर पर जो अध्ययन किया जाता है उसे कौन सी इकोनॉमी कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसलिए 1929 के महान मंदी के बाद 1930 के दशक में जेम किन्स विश्व के सामने आते हैं और 1936 के पुस्तक के आधार पर उनको कहा गया कि ये बड़े अध्ययन के जनक हैं। बड़े अध्ययन मतलब कौन सी इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं। लेकिन ओवरऑल जो जनक कहा गया है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का वो कौन है, एडम स्मिथ है। आया समझ में। कल कौन पूछे थे ये कंसेप्ट, ये आप ही पूछे थे ना। अच्छा चलिए लिख लीजिए इसको एक लाइन में, वहां पे कोई जगह है जगह बचा हुआ कॉपी में, या कहीं पे ऊपर भी नोट करके लिख लीजिए, नोट करके। अब समझ में आ गया, अरे आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। लिखिए, कहीं नोट करके लिखिएगा। 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में छोटे स्तर पर अध्ययन की अवधारणा, छोटे स्तर पर अध्ययन की अवधारणा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा
अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। सेकेंड पॉइंट इसी में लिखिएगा। 1890 में 1890 में अर्थशास्त्र का सिद्धांत नामक पुस्तक प्रकाशित किया गया। अर्थशास्त्र का सिद्धांत नामक पुस्तक प्रकाशित किया गया। नामक पुस्तक प्रकाशित किया गया जिसमें उपभोक्ता व्यवहार उत्पाद की सीमांत उत्पादकता या सीमांत उपयोगिता, उत्पाद की सीमांत उपयोगिता, कौमा उत्पाद की मांग तथा आपूर्ति, उत्पाद की मांग तथा आपूर्ति, उत्पाद की मांग तथा आपूर्ति की अवधारणा, उत्पाद की मांग तथा आपूर्ति की अवधारणा का उल्लेख किया गया था। उत्पाद की मांग तथा आपूर्ति की अवधारणा का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट एक लास्ट लिखिए। इस अध्ययन के आधार पर, अब कितना सुन लिखा दें, तो लास्ट में की कॉपी दे दीजिए, हम ही लिख देते हैं, काम चलेगा। अभी से स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। लिखिए, क्या लिखे हैं वो फिर बीच में। इस अध्ययन के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का श्रेय, व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को दिया गया। अवधारणा का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को दिया गया। अब हेडिंग दीजिए, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। कल आपको बताए थे कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया का क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन क्यों किया जाता है? क्योंकि आर्थिक क्रिया के संसाधन क्या है? सीमित है, लिमिटेड है, लेकिन इसकी जो मांग है वो क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। इसलिए प्रबंधन करना आवश्यक है। बिना प्रबंधन का आप सीमित संसाधन से बड़े मांग के या बड़े उपभोक्ता को संतुष्ट कर सकते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सब चाहता है कि भाई हम कॉटन कपड़ा पहने, सबका डिमांड है। अमीर, गरीब, मध्यम वर्गीय सब चाहता है हम कॉटन, प्योर कॉटन पहने, लिलेन ही पहने।
तो क्या सबके लिए कॉटन कपड़ा उपलब्ध कराना संभव है? नहीं, साधन हमारे पास उतना नहीं है। दूसरी चीज, क्या सबके पास आय का साधन है कि वो लिनन पहन ले? नहीं, ये भी तो दिक्कत है ना। तो ना सबके पास उतना आय है और ना ही सबको पूरी आपूर्ति करने के लिए हमारे पास कपास और कॉटन कपड़ा का उत्पादन होता है। फिर भी सब लोगों का शरीर ढकना है, तो इसके लिए अध्ययन होगा और अध्ययन के बाद उसका प्रबंधन किया जाएगा। तो अध्ययन क्या हुआ? तो अध्ययन हुआ कि भाई कपड़ा बनाने की जो मटेरियल है उसके और भी वैरायटी हैं। जैसे आप देखते हैं कि भाई एक कॉटन हो गया, एक लिनन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, विस्कॉन हो गया, रियॉन हो गया, सिल्क हो गया, बहुत सारे वैरायटी है ना। तो अध्ययन हुआ तो नए नए वैरायटी के कपड़ा के मटेरियल आए, उनसे कपड़ा बनाया गया। और वो सभी जो कपड़ा है वो एक ही मूल्य का होता नहीं है, कुछ निम्न मूल्य का है और कुछ बहुत ही उच्च मूल्य का है। तो अब यह कह दिया गया कि भाई जो अधिक आय वाले हैं उच्च मूल्य का कपड़ा पहनेंगे, निम्न आय वाले जो है वो कम मूल्य का कपड़ा पहनेंगे, ताकि सब लोग उस कपड़ा की जो जरूरत है उसको पूरा कर सके। तो ये अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं और इसके प्रबंधन को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में मूलतः हम किसका प्रबंधन करते हैं? आर्थिक क्रिया का। क्या प्रबंधन? तो भाई क्या बनाया जाए? सब पहला प्रबंधन का प्रश्न क्या होगा? क्या बनाया जाए, कितना बनाया जाए। कितना बनाने का अर्थ हुआ कि मान लो पॉलिस्टर खरीदने वाले की संख्या पूरे भारत में 5 करोड़ लोग हैं जो क्या पहनेगा? पॉलिस्टर। और आप उसके लिए 10 करोड़ जैसा कपड़ा बना दीजिए, तो मार्केट में क्या आ जाएगा? मंदी। 5 करोड़ पीस कपड़े की जरूरत है और आपने उत्पादन कितना कर दिया? 10 करोड़। तो इस केस में आपने क्या किया? पूर्ति को बढ़ा दिया। पूर्ति को आपने क्या किया? लेकिन क्या उसके अपेक्षा में मांग है? नहीं। तो मांग कम है और पूर्ति, तो ऐसे केस में जो वस्तु का मूल्य है वो बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। बिकने के लिए ढेर लगा हुआ है, खरीदने वाला वहां पर नहीं है, अब बेचने वाले को अंत में बाई 1 गेट 1, बाई 2 गेट 6 करना पड़ेगा। और जैसे ये बाई 1 वाला कंसेप्ट आता है उसका मूल्य क्या हो गया? और अगर मूल्य गिरता है तो इस केस में जो उत्पादक हैं इनको क्या होने लगती है? हानि होती है, और हानि होगी तो उत्पादन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। दूसरा एक एग्जांपल ले ले कि भाई मान लो कि 140 करोड़ में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सूती कपड़ा पहनने वाले हैं, उनकी क्षमता भी है सूती पहनने की, और आप मात्र 20 करोड़ जनसंख्या के लिए सूती कपड़ा बना रहे हैं। आप मात्र 40 करोड़ जनसंख्या सूती कपड़ा पहनने के एलिजिबल हैं, कैपेबल हैं, और आप मात्र 20 करोड़ लोगों के लिए ही सूती कपड़ा बना रहे हैं। अर्थात उस केस में क्या हो गया? मांग अधिक है और आपूर्ति क्या हो गई? तो इस केस में वस्तु और सेवा का मूल्य पहले से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कल ही बताए मूल्य बढ़ेगा तो बनाने वाले को लाभ, खरीदने वाले को हानि होगी। तो जब तक प्रबंधित नहीं किया जाएगा यह लाभ हानि चलता रहेगा, और इसी को प्रबंधित करने का काम कौन करता है? अर्थव्यवस्था करता है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो उत्पादन के साधन या आय के साधन या आर्थिक क्रिया को प्रबंधित करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसमें क्या प्रश्न होगी? क्या बनाया जाए, कितना बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, कब बनाया जाए, यह सब जो प्रश्न जहां उठता है और इसका जहां प्रबंधन किया जाता है उसी प्रबंधन को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में बात होगा क्या बनाया जाए, मतलब कौन सी वस्तु का उत्पादन, सेवा का उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए। ऐसा ना हो कि डिमांड कम हो सप्लाई अधिक, और सप्लाई कम हो डिमांड, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, किसके लिए बनाया जाए? क्या अपने देश के लोगों के लिए बनाया जाए या
विदेशी के लिए बनाया जाए या दोनों के लिए बनाया जाए, और कब बनाया जाए। वो एक राइट समय होना चाहिए। मार्च के महीना में स्वेटर बना के बेचिए और दिसंबर के महीना में हाफ शर्ट बना के बेचिए, ये दोनों प्रक्रिया क्या है, सही नहीं है। तो देखना है कि कौन सा राइट समय होगा जिस समय उस वस्तु का उत्पादन करके बाजार में बेचा जा सकेगा। जैसे अभी कोई स्वेटर बनाने लगे तो क्या रोजगार मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि स्वेटर का भी डिमांड नहीं है। लेकिन अगर दिसंबर में स्वेटर बनाया जाए तो उसकी डिमांड क्या होती है, अधिक होती है। तो उस समय स्वेटर बनाने से अधिक रोजगार उत्पन्न होगा, और रोजगार उत्पन्न होगा तो लोगों की आय में पहले से क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये 4 प्रश्नों पर जो प्रबंधन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो याद रखिए कि अध्ययन को अर्थशास्त्र और प्रबंधन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। लिखिए, आर्थिक क्रिया अर्थात आय के साधनों, को प्रबंधित करने, आय के साधनों को प्रबंधित करने को अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आय के साधनों को प्रबंधित करने, आय के साधनों को प्रबंधित करने को अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ पहलुओं पर मूल रूप से, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ पहलुओं पर मूल रूप से प्रबंधन कार्य किए जाते हैं। प्रबंधन कार्य किए जाते हैं जैसे क्या उत्पादन करना है, जैसे क्या उत्पादन करना है, कौमा कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कौमा कब उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है, कौमा किसके लिए उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। अर्थात इकोनॉमी में मेन फोकस किस पर किया जा रहा है, किस पर किया जा रहा है, उत्पादन पर। ठीक है, अब देखिए, इकोनॉमी को मूलतः 3 आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसको हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार कहते हैं। तो इकोनॉमी को जो डिवाइड किया गया है वो कितने आधार पर, 3 आधार पर। इसमें पहला आधार है उत्पादन के आधार, दूसरा आधार है व्यापार, और तीसरा आधार है विकास। तो इसमें कितने आधार बांटा गया, 3 आधार। पहला उत्पादन के आधार पर, दूसरा व्यापार के आधार पर, तीसरा विकास के आधार पर। इसको बाजार के आधार पर ही बांटा गया है, जो कि हम उत्पादन के अंतर्गत उसे पढ़ लेंगे।
कह रहे कि उत्पादन में क्या, तो उत्पादन पर कंट्रोल, अर्थात उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित। तो उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने वर्ग में बांटा गया? 3 वर्ग में, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। इसके बाद व्यापार के आधार पर, व्यापार कह लीजिए या इसी को आप विदेशी व्यापार भी लिख सकते हैं, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। एक को हम क्या कहते हैं? ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरा क्या है? क्लोज इकोनॉमी, अर्थात बंद अर्थव्यवस्था। तो विदेशी व्यापार के आधार पर या वैश्विक व्यापार के आधार पर इकोनॉमी को कितने वर्ग में बांटा गया? 2 वर्ग में, ओपन और क्लोज में। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को फिर से 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग। पहला डेवलप्ड इकोनॉमी, मतलब विकसित, दूसरा डेवलपिंग, जैसे हम क्या कहते हैं? विकासशील, जो हम लोग हैं, और तीसरा अविकसित, अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड। अनडेवलप्ड। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भाग बांटा गया? 3 बांटा गया, विकसित, विकासशील और अविकसित। व्यापार के आधार पर कितने भाग में? 2 भाग में, ओपन और क्लोज, बंद और खुली अर्थव्यवस्था। और उत्पादन के ऊपर नियंत्रण के आधार पर कितने भाग बांटा गया? 3 में, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अब इस पे एक बार समझाते हैं, फिर बाद में लिखिएगा इसको। सबसे पहला कहता है कि भाई उत्पादन पर नियंत्रण, जैसे आपने लिखा कि हम उत्पादन के प्रबंधन में क्या कहते हैं कि क्या उत्पादन करना है, पहला प्रश्न हुआ। दूसरा, कितना करना है, दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा, कब करना है, और चौथा, किसके लिए करना है। यहां पे कितने प्रश्न हो गए? 4 प्रश्न हो गए। अर्थात उत्पादन का संबंध इन्हीं 4 प्रश्नों से होता है। तो कहते हैं कि अगर इन 4 प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार उत्पादनकर्ता का हो, यह सारा का सारा निर्णय कौन ले? उत्पादक ले या उत्पादनकर्ता ले, अर्थात पूंजीपति वर्ग के लोग लें। अर्थात कौन ले? पूंजीपति वर्ग के अगर लोग लेता है तो इसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थात इस निर्णय में सरकार का कोई हस्तक्षेप क्या होगा? नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। अर्थात कहीं आप कंपनी खोलें, हाँ कुछ रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड है जिसमें आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम में आपको क्या बनाना है आप समझिए, कितना बनाना है आप डिसाइड कीजिए, कब बनाना है आप डिसाइड कीजिए, किसके लिए बनाना है आप डिसाइड कीजिए, कितना में बेचना है आप डिसाइड कीजिए। सरकार इसमें कहीं से आकर के कोई टांग अड़ाएगा नहीं। तो कहेंगे कि यहां पर जो उद्योगपति है उसको आजादी दिया गया है, और ये सभी का सभी जो कार्य है ये बाजार पर निर्भर होता है। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम कैसा अर्थव्यवस्था कहते हैं? बाजार इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजार इकोनॉमी। और क्या यहां पर सरकार का नियंत्रण बहुत है? बहुत ही
कम है, लिमिटेड है या फिर नहीं है, अर्थात यहां पे स्वतंत्रता है या बहुत बंधन में है, स्वतंत्र है। इसीलिए इस इकोनॉमी को मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत बाउंडेशन होता नहीं है और यहां पर सारा का सारा निर्णय लेने का अधिकार सरकार ने किसको दे रखा है? पूंजीपति वर्ग या उत्पादक वर्ग को। और इस अर्थव्यवस्था में जो मूल्य का निर्धारण होगा, किसका निर्धारण? मूल्य का निर्धारण होगा, वो बाजार शक्ति अर्थात बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर होगा। किसके आधार पर? मांग और आपूर्ति। अर्थात अगर मांग अधिक हो और आपूर्ति कम होगी तो इस समय जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और वही अगर मांग कम हो और आपूर्ति क्या हो तो इस केस में मूल्य क्या होगा? गिर जाएगा। तो ऐसा कंडीशन किसी देश में होता है तो हम कहेंगे कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसी को हस्तक्षेप की नीति अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप होता नहीं है, सारी आजादी उत्पादनकर्ता निवेशक को दिया जाता है। समझ में आया? तो पहली अर्थव्यवस्था पूंजीवादी में सारा नियंत्रण किसके पास है? उत्पादक के पास है। सरकार का कोई इंटरफेरेंस इसमें होता नहीं है। इसलिए इसको हम लोग कौन कौन सी अर्थव्यवस्था का नाम जानते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था, या इसी को मुक्त अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और इसको हम अहस्तक्षेप की अर्थव्यवस्था भी कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता नहीं है। आया समझ में? ये लिखिए, अर्थव्यवस्था को तीन आधार पर, अर्थव्यवस्था को तीन आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन आधार पर 8 भागों में तीन आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। पहला लिखिए, उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। पहला पूंजीवादी, पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहला लिखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण, उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण पूंजीपति वर्ग का होता है।
उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण पूंजीपति वर्ग का होता है। सेकेंड पढ़ लिखिए। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार पूंजीपतियों के पास होता है। पूंजीपतियों के पास होता है। नेक्स्ट, इस अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है यदि कुछ स्थिति में होता भी है तो क्या होगा? बहुत ही कम। 500 कंपनी कोलगेट बना रही है। अब आप एक के पास गए, बोला 4 रुपया है, कहे ना फलानवा तो दे रहा है 1 रुपए में, ब्लैकमेल कीजिएगा आप उसका। तो आपके पास वहां क्या है? अपॉर्चुनिटी है बहुत अधिक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने का। लेकिन एक डिमेरिट भी है। पूंजीवादी में कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पर उपलब्धता कम होगी तो वहां उसका मूल्य भी अधिक होगा, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता नहीं है, क्योंकि यह कैसी अर्थव्यवस्था है? बाजारी अर्थव्यवस्था है। और यह कैसी अर्थव्यवस्था है? मुक्त अर्थव्यवस्था है। बेचने वाला 500 का चीज 5000 में भी बेच सकता है, और 500 का चीज उसे समय बुरा वक्त आने पे 5 रुपया में भी बेचना पड़ जाएगा। इसलिए कंज्यूमर हमेशा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। बंधन में कौन होते हैं? उत्पादन करता। अब मान लिया कि कोई भारत का उत्पादक है, सॉरी उपभोक्ता है, वो कहेगा ना हम इंपोर्टेड गाड़ी ही चलेंगे, हम भारतीय गाड़ी नहीं खरीदेंगे, तो क्या सरकार उसे खरीदवा देगी? नहीं। सरकार अधिक से अधिक कहेगी तो भाई ठीक है इंपोर्टेड गाड़ी लो, हम टैक्स अधिक लेंगे। बोले देंगे टैक्स, हमारे पास बहुत पैसा है। तो उपभोक्ता हमेशा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। फाउंडेशन में कौन होता है? उत्पादन करता होता है। आया समझ में? लिखिए, क्या लिखे थे? एक बार इसके अंतर्गत, अरे शांत रहो यार, नहीं सुनाई देता। इसके अंतर्गत क्या, हाँ, क्या उत्पादन करना है? इसके अंतर्गत क्या उत्पादन करना है, कौमा कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, यह निर्णय पूंजीपतियों के द्वारा, यह निर्णय पूंजीपतियों के द्वारा लिया जाता है। यह निर्णय पूंजीपतियों के द्वारा लिया जाता है। मतलब मान लो कि अमेरिका में कोई एक उद्योगपति है,
वो वस्तु बना रहा है अमेरिका में, उस वस्तु का अमेरिका में भी डिमांड है, लेकिन बोल रहा है कि अमेरिका में नहीं बेचेंगे, हम उस वस्तु को बेचेंगे अफ्रीका में ले जाकर के। तो वो कर सकता है, सरकार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी, लेकिन भारत में आप नहीं कर सकते हैं। फिर हम कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और चले गए। हम क्या समझा, प्राइस के बारे में समझाया अभी नहीं। हम क्या बोले कि वो वस्तु अमेरिका में बना रहा है, उसकी मर्जी कहां बेचेगा, सरकार उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। लेकिन आप अगर भारत में वस्तु बना रहे हैं और सरकार ने अपने जो उत्पादन प्रमोशन अधिनियम है या उत्पादन प्रमोशन पॉलिसी है, प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी है, उसमें यह कह दे कि आप जितना उत्पादन कर रहे हैं उसका 60% भारत में बेचना है, तो आपको भारत में बेचना पड़ेगा। 40% ही आप भारत से बाहर ले जा सकते हैं। कोई भी व्यापारी हो, भारत की अगर उत्पादन प्रमोशन अधिनियम, उत्पादन प्रोत्साहन अधिनियम के तहत यह डिसाइड कर दिया जाए कि भारत में कुछ, जैसे चीनी की स्थिति यह है कि भारत में चीनी की उत्पादन उपभोग से अधिक होती है, भारत चीनी का निर्यातक देश है, लेकिन भारतीय चीनी उद्योगपति सभी चीनी का निर्यात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर चीनी के निर्यात पर सीमा निर्धारित कर दिया गया है। कहां WTO का अनुसार गलत हो गया? फिर आपको अभी हम क्या समझाएं, बैठिए बताते हैं। क्या है, कहीं भी सामान व्यक्ति बेचता है या संगठन बेचता है? संगठन। किस नीति के तहत बेचता है? राष्ट्रीय नीति के तहत। किस नीति के तहत? राष्ट्रीय नीति के तहत। WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन। उसका काम क्या है? नियम बनाना। नियम बनाती है वो, नियम बनाती है। कहां पढ़े नियम बनाती? फिर वो यही सब आप लोग अलग सलग पढ़ के आते। उसका काम है व्यापारिक राष्ट्रों के बीच कोई व्यापार से संबंधित डिस्प्यूट न हो और विदेशी व्यापार को सही तरीके से संचालित किया जाए। इसके लिए वो पूरा एक अपना स्ट्रक्चर तैयार करता है। वो कभी भी ये नियम नहीं बना सकता है कि भारत में कोई उत्पादक है, उसके लिए WTO नियम बना नहीं सकता है। भारत में कोई उत्पादक है, उसके संबंध में नियम भारत सरकार द्वारा बनाई जाएगी कि भारत में उत्पादन हो रहा है तो इसे भारत में बेचा जाएगा या भारत से बाहर बेचा जाएगा। समझ में आया? यह काम किसका है? सरकार का, WTO का नहीं है। अब आप बताइए हमको, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होगा रसिया, तो WTO क्या कहेगा कि सारा सामान रसिया बना के आप भेज दो बाहर। समझ में आया? पूंजीवादी जो होता है वहां पे फ्रीडम है सरकार का कि आप सामान बना के जहां मर्जी वहां बेच सकते हैं। WTO यह कहता है कि आप अपने देश में जितना में बेचना है बेचिए, उसमें WTO हस्तक्षेप नहीं करे। लेकिन विदेश में अगर आप जाते हैं बेचने के लिए और अगर आप जान करके उसके मूल्य को कम करते हैं, तब WTO आपको रोकेगा आके। आया समझ में? तब WTO आपको क्या करेगा? रोकेगा कि आप वस्तु को एक सीमा से नीचे मूल्य पर बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्यों नहीं बेच सकते हैं? आर्थिक समानता भाव नहीं रहेगी। आप अगर सस्ता बेच देंगे तो जो आपका प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी जो राष्ट्र है उसका सामान नहीं बिकेगा और धीरे धीरे आपके सस्ता सामान बेचने के कारण
अन्य राष्ट्रों के अर्थव्यवस्था पर आपका क्या हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा, और एक समय के बाद आप उसका शोषण करना चालू कर देंगे। जैसे अमेरिका हमेशा भारत पर इल्जाम लगाता है, डब्ल्यूटीओ में हमेशा कंप्लेन करता है कि भारत का जो अनाज है वो भारत सब्सिडी दे करके सस्ते मूल्य पर बेचती है। चाइना हमेशा भी इल्जाम, चाइना का भी तुरंत 2025 में कंप्लेन गया था कि भारत अपने भारतीय वस्तु पर बहुत अधिक अनुदान देकर चाइना के वस्तु से भी सस्ता मूल्य पर भारत में बेच रहा है, और दोनों के कंप्लेन को डब्ल्यूटीओ ने खारिज कर दिया। क्योंकि हमारे यहां जो कृषि लागत में सबसे बड़ी लागत है मजदूर श्रम लागत, वो बहुत ही सस्ता है। आप क्या एक कुदाल का जो सो मजदूर है दिन भर काम करता है, आप 300 रुपया उसको देते हैं, दिन भर काम करता है तो 400 देते हैं, 500 देते हैं, इससे अधिक तो नहीं होगा। कुदाल मजदूर का एक दिन का कितना है उसका दिहाड़ी, 400 रुपया, 500 नहीं है, 400 रुपया। 400 रुपए का मतलब है लगभग आप 9×5=45, $4.5 देते हैं। अमेरिका में $8 पे काम कर रहा है, 9×8=72, $720 रुपया। तो उसकी उत्पादन लागत अधिक होगी या कम, उत्पादन लागत अधिक, हमारी उत्पादन लागत तो हम सस्ता पे नहीं बेचेंगे। हमारे यहां सरकार सब्सिडी किस पर देती है, उर्वरक पे। हमारे यहां सरकार सब्सिडी किस पे देती है, सिंचाई पे। हमारे यहां और कोई सब्सिडी का उपयोग नहीं है। सिंचाई और उर्वरक पे, बीज पर सब्सिडी लगभग खत्म कर दिया गया है, बीज पे अब सब्सिडी दिया नहीं जा रहा है। लेकिन हमारे यहां अन्य संसाधन इतने सस्ता है कि हमारे यहां का एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। तो भाई डब्ल्यूटीओ कहा कि भारत की गलती नहीं है, भारत में संसाधन सस्ता है तो भारत का उत्पादन क्या है, सस्ता है। हमारे यहां तकनीकी उत्पाद महंगा है क्योंकि हमारे यहां अपना टेक्नोलॉजी नहीं है, हम विदेशों से टेक्नोलॉजी खरीदते हैं। अब जैसे भारत में, गुजरात में टॉयज क्लस्टर का निर्माण किया गया। टॉयज मतलब खिलौना, क्लस्टर मतलब एक ऐसा जगह जहां खिलौना बनाने वाली बहुत सारी कंपनियों को खोला गया, उसको कहेंगे टॉयज क्लस्टर। क्योंकि हम खिलौना आयात करते हैं कहां से, भारत में कहां से खिलौना आता है, चाइना से। छोटा छोटा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो कहां से आता है, चाइना से। भारत सरकार कहे कि यार हम खिलौना खरीद के इतना पैसा चाइना भेजें, उससे बेहतर है कि अपने यहां खिलौना का उत्पादन करें। लेकिन वो खिलौना हो गया महंगा क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी तकनीक नहीं है। तो सरकार का एक काम करते हैं, हम अपने खिलौना पे सब्सिडी देते हैं। जो उत्पादन करता कहेंगे तुम इतने में बेचो, रेस्ट पैसा सरकार तुमको देगा, तुम ग्राहक से नहीं लो, और वो खिलौना भारत में बिकेगा, बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम खिलौना के आयातक हैं तो हम अपने खिलौना को बाहर भेज नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी उतनी उत्पादन क्षमता नहीं है। अब डब्ल्यूटीओ के पास पहुंचा चाइना कि भाई जो भारत है वो भारतीय खिलौना को सस्ता में बेच रहा है। डब्ल्यूटीओ पूछा बेच कहां रहा है, तो भारत में। तो बोला उससे तुमको क्या दिक्कत, वो भारत में फ्री में बांट दे, उससे कोई किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ इस सब टाइप का डिस्प्यूट देखता है, समझे। डब्ल्यूटीओ नियम बनाता नहीं है। लिखिए संबंध सब समानता का संबंध स्थापित करता है, इक्वलिटी रिलेशन करता है, और इक्वलिटी इकोनॉमी की बात करता है वो। और वो ये चाहता है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर कुछ गिने चुने अर्थव्यवस्था का नियंत्रण ना हो सके। नियंत्रण होगा तो फिर वही हालत हो जाएगी कि यूरोप का पूरे अधिकार पूरे विश्व पर था, वैसा स्थिति उत्पन्न न हो। इसीलिए ना डब्ल्यूटीओ को 95 में लाया गया और जीएटीटी को 95 में हटा दिया गया। लिखिए क्या लिखे अंतिम, अगला लिखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है क्योंकि
मांग तथा आपूर्ति, क्योंकि मांग तथा आपूर्ति और उत्पाद का मूल्य, क्योंकि मांग तथा आपूर्ति और उत्पाद का मूल्य बाजार शक्ति पर निर्भर होता है। बाजार शक्ति पर निर्भर होता है। नेक्स्ट, इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर नियंत्रण मूलतः पूंजीपतियों को होता है। आर्थिक क्रिया पर नियंत्रण मूलतः पूंजीपतियों का होता है, जिसके कारण इसे मुक्त अर्थव्यवस्था के नाम से मुक्त अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मुक्त अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला लिखिए, पूंजीवादी के बाद कौन है? समाजवादी। कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट था समाजवादी अर्थव्यवस्था का। समाजवादी अर्थव्यवस्था, और ये पूंजीवादी का एकदम उल्टा होता है। किसका उल्टा है ये? पूंजीवादी का। इसलिए इसको नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो इसमें ये सारा का सारा जो कार्य है, इस पर निर्णय कौन लेगा? पूंजीपति वर्ग लेता था पूंजीवादी में, और समाजवादी में ये सभी कार्य पर किसका डिसीजन होगा? सरकार का। कि क्या बनाना है सरकार डिसाइड करेगा, कब बनाना है सरकार डिसाइड करेगा, कितना बनाना है सरकार डिसाइड करेगा, किसके लिए बनाना है सरकार डिसाइड करेगा। अर्थात पूंजीपति बस सरकार के आदेश का पालन करता है। सारी नीति निर्धारण का कार्य किसका होता है? सरकार का होता है। अर्थात ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या है? उल्टा है, एकदम विपरीत है। इसमें पूंजीपतियों का नियंत्रण उत्पादन कार्य पे बहुत ही कम या नहीं होता है। अधिकतम नियंत्रण किसका है? सरकार का है। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहा जाता है? नियंत्रित। इसे मुक्त अर्थव्यवस्था कहा नहीं जाएगा। लिखिए, इसके अंतर्गत उत्पादन से संबंधित सभी नीति निर्माण, उत्पादन से संबंधित सभी नीति निर्माण का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन श्रम संसाधन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है।
लेकिन श्रम संसाधन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। देखिए, दो शब्द हम लोग उपयोग करते हैं, एक है साम्यवाद और दूसरा क्या है, समाजवाद। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, ये दो शब्द है, साम्यवाद और समाजवाद। लेनिन का कॉन्सेप्ट है साम्यवाद और कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है समाजवाद। दोनों का अधिकतम जो अवधारणा है वो सेम है कि इन दोनों में संसाधनों पर नियंत्रण, संसाधनों पर जो नियंत्रण है वो किसका होता है, सरकार का होता है। लेकिन जो समाजवाद वाले हैं, इसमें जो श्रम संसाधन है ये सरकारी नियंत्रण से क्या होता है, मुक्त होता है। लेकिन साम्यवाद में श्रम संसाधन भी किसके नियंत्रण में होता है, सरकार के नियंत्रण में होता है। इसलिए आप देखिएगा रसिया वगैरह में लेबर यूनियन है, चाइना में लेबर यूनियन नहीं है, तो चाइना जो है वो मूलतः किसके कॉन्सेप्ट को मानती है, साम्यवाद को, और रसिया समाजवाद को। कहेंगे सर क्या है लेबर का कॉन्सेप्ट, तुम दोनों क्या बात कर रहे, पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे लेबर है, मजदूर, मान लो कि हम सब लोग मजदूर हैं, तो हम अपना दिहाड़ी डिसाइड करते हैं मांग और आपूर्ति पर। हम सबका मांग अधिक होगा तो हम दिहाड़ी अधिक लेंगे, मांग कम होगा दिहाड़ी हमें कम मिलेगा। हम सस्ता पर भी काम कर सकते हैं और महंगा पर काम कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि हम मुक्त हैं, सरकारी नियंत्रण नहीं। इसे देखिएगा बिहार में, भारत में, या जो समाजवादी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट होती है, मैक्सिमम वेजेज एक्ट होता नहीं है। न्यूनतम मजदूरी दर होती है, अधिकतम मजदूरी दर का निर्धारण नहीं होता है। न्यूनतम मजदूरी दर क्यों, ताकि जो श्रम है, मजदूर है, उसका पूंजीपतियों द्वारा शोषण न किया जाए। लेकिन जो कम्युनिस्ट है, साम्यवादी है, वहां मजदूरी दर का निर्धारण भी न्यूनतम और अधिकतम कौन करता है, सरकार करती है। तो कहीं भी आए कि भाई साम्यवाद और समाजवाद में क्या अंतर, तो बस एक ही अंतर है कि साम्यवाद में श्रम संसाधन भी सरकार के नियंत्रण में होता है, अर्थात मजदूरी निर्धारण का कार्य भी किसका है, सरकार का है। लेकिन समाजवाद में श्रम संसाधन स्वतंत्र होता है, अर्थात श्रम संसाधन अपने मजदूरी का निर्धारण खुद करती है, अर्थात वो निर्धारण करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। और स्वतंत्र जब होता है तो मूल्य का निर्धारण मूलतः किस आधार पर होता है, मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है। तो मांग और आपूर्ति के आधार पर जो मजदूरी निर्धारण की प्रक्रिया है ये किसमें होगी, समाजवाद में होगी। लेकिन जो साम्यवाद है इसमें मजदूरी का निर्धारण भी कौन करता है, सरकार करता है। तो ही मैंने वहां पे आपको लिखवाया कि समाजवाद में उत्पादन क्रिया पर नियंत्रण किसका है, सरकार का, लेकिन श्रम संसाधन सरकारी नियंत्रण से क्या है, बाहर है। अर्थात समाजवाद में मजदूरी का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा, मांग और आपूर्ति के आधार पर किया जाएगा। आगे समझ में, अगला लिखिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है,
किसके लिए उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है, और बाजार में उत्पाद का मूल्य क्या होगा, और बाजार में उत्पाद का मूल्य क्या होगा, इन सभी के संबंध में निर्णय, बाजार में उत्पाद का मूल्य क्या होगा, इन सभी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है, सरकार। निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास होता है। एक बात बताइए, सारा कंट्रोल किसके पास है? तो क्या सरकार बिना नीति बनाए हुए कुछ काम करेगा? नहीं। इसलिए समाजवादी जो अर्थव्यवस्था वाला देश है, उसी ने सबसे पहले नीति बनाना शुरू किया, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं, नियोजन भी कहते हैं। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। क्योंकि इसमें सारा काम कौन नियंत्रित कर रहा था? सरकार। और सरकार काम करने के लिए पहले क्या बनाती है? नीति बनाती है, और उस नीति के आधार पर काम किया जाता है। इसलिए जो नीति शब्द है, या अर्थव्यवस्था में जो नीति बनाने का कार्य है, ये समाजवादी जो राष्ट्र थे उनके द्वारा शुरू किया गया। और सर्वप्रथम नीति बनाने का कार्य रूस के द्वारा शुरू किया गया था। इसीलिए 1929 के महान मंदी में सिर्फ रूस ही बचा था, सब के सब देश उसके प्रभाव में आ गए थे। और उसी समय अन्य राष्ट्रों ने भी नीति बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया। जिसमें हम लोग पंचवर्षीय योजना बना रहे थे ना, आज 3 साल, 7 साल और 15 साल का योजना बनाते हैं। ये योजना बनाने की कंसेप्ट किस राष्ट्र से आई है? समाजवादी जो अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र हैं, रूस, उनसे आया है। और उसी समय लोगों को पता चला, अन्य राष्ट्रों को पता चला, पूंजीवादियों को पता चला कि अगर हम नीति बना के काम करते तो हम आसानी से इस मंदी के प्रभाव से बच सकते थे। इसलिए धीरे धीरे विश्व की हर राष्ट्र अपने आर्थिक विकास के लिए क्या बनाना शुरू कर दिया? नीति बनाना, योजना बनाना शुरू किया, नीति बनाना शुरू कर दिया, नियोजन तैयार करना शुरू कर दिया, प्लानिंग करना शुरू कर दिया, ताकि कभी मंदी का फिर से प्रभाव बहुत अधिक नहीं हो पाए। हाँ, पूंजीवादी थोड़ा सा आदत से लाचार है, वो थोड़ा थेथर टाइप का होता है। वो हमेशा नीति बनाएगा, लेकिन नीति में भी यही दिमाग में रखेगा कि कैसे लूट लिया जाए। अब उस चक्कर में मंदी ला देता है। 2008 में फिर से अमेरिका मंदी ला दिया था, क्योंकि उसका तो लक्षण है ना, वो तो चाहता है कि हम अधिक से अधिक उत्पादन करें और विश्व के सारे उत्पादन को बंद कर दें, सिर्फ हमारा उत्पाद पूरे विश्व में बिके। उस चक्कर में कभी कभी क्या करता है, जरूरत से ज्यादा वो उत्पादन को बढ़ा देगा, और जैसे ही जरूरत से ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा, मूल्य क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसी को हम लोग मंदी कहते हैं। तो अगला लिखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा ही, समाजवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा ही नीति निर्माण कार्य को प्रारंभ किया गया। नीति निर्माण कार्य को प्रारंभ किया गया, और यही कारण है कि 1929 के महान मंदी में, 1929 के महान मंदी में समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, 1929 के महान मंदी में समाजवादी अर्थव्यवस्था पर
मंदी का प्रभाव, मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा था। मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा था। हेडिंग देके छोड़ दीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी समाजवादी में कोई डाउट? समझ में आया कॉन्सेप्ट इसका? ओके। कल मिश्रित पढ़ेंगे और फिर उधर बच गया 5 और, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, विकसित, विकासशील और अविकसित। तो कल वो सभी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।